जय हिंद। स्वागत है आप सभी मित्रों का सौरभ परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 3rd सेमेस्टर के जो SM जिसे स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम SM के फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं। SM सब्जेक्ट का नाम है, तो आप इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में पहला चैप्टर है दोस्तों कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब पदार्थों के गुण के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, तो हमें पदार्थों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो हमारा जो देखने का तरीका होगा वो दोस्तों मतलब कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मटेरियल के रूप में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंजीनियरिंग पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला देखिए दोस्तों, सामान्य वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्गीकरण अभी देखिए दोस्तों हम समझा रहे हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, नोट्स आपके सामने रख देंगे और उसी से समझाएंगे, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे आप लिख लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सामान्य वर्गीकरण होगा। दूसरा है औद्योगिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक वर्गीकरण। तो हमें ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ पढ़ना है। देखिए तीसरा नंबर है दोस्तों उपयोगिता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चौथा है निर्माण विधि के आधार पर। निर्माण विधि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला हेडिंग देखेंगे सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है क्या है, एक आता है धात्विक। ठीक है दोस्तों, एक आता है अधात्विक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या पढ़ा कि पदार्थों को वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो पदार्थों को वर्गीकरण मुख्यतः चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में क्या है, धात्विक पदार्थ और अधात्विक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धात्विक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। तो धात्विक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्य रूप से धातु का अंश होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे में क्या है, लोहा ना, तांबा। ठीक है दोस्तों, पीतल, जस्ता, इस्पात आदि ये सब धात्विक पदार्थ हैं। और देखिए अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक मटेरियल्स क्या है, वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु का अंश नगण्य होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब धातु का अंश नहीं होता है। तो धातु का अंश किस में नहीं होता, जैसे हम देख सकते हैं रबड़ में, प्लास्टिक में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ धात्विक अधात्विक देख लिए दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर आता है औद्योगिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो औद्योगिक वर्गीकरण इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो पदार्थों को औद्योगिक आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। निम्न प्रकार में क्या है, जैसे दोस्तों हम औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल लाइन में हम जो धातु प्रयोग
कर सकते हैं। तो जैसे में हो सकता है दोस्तों हल्की धातुएं, ठीक है दोस्तों, हल्की धातुएं जैसे में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं उसमें हल्की जो हैं उन्हें हल्की धातुएं कहते हैं। अब जैसे हल्की धातुएं में क्या हो सकते हैं, एल्युमिनियम का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मैग्नीशियम का, टाइटेनियम का, बेरिलियम ना, इससे दोस्तों मिश्र धातुएं भी होती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हल्की हल्की धातुएं और मिश्र धातुएं भी इसी क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हल्की धातुएं हो गई। और देखिए दोस्तों किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, औद्योगिक वर्गीकरण के अंदर पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है हल्की धातुएं, दूसरा टॉपिक है बेयरिंग एलॉय, ठीक है दोस्तों, बेयरिंग एलॉय, ठीक है। अब बेयरिंग एलॉय में जैसे क्या है, तांबा सीसा का एलॉय तथा श्वेत धातु का एलॉय, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, आप नोट्स बना लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं हेडिंग में आप उसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एक नज़र में देख लेंगे तो आप समझे रहेंगे, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ब्रांज एलॉय भी है इसी के अंतर्गत, बेयरिंग एलॉय के अंतर्गत ना दोस्तों, तथा इनकी मिश्र कारक धातुएं जैसे सीसा, जस्ता, टीन, कैडमियम आदि। आगे देखिएगा दोस्तों तीसरा टॉपिक क्या है इसी के अंतर्गत, औद्योगिक वर्गीकरण के अंतर्गत मिश्र धारक धातुएं। अब देखिए मिश्र धारक तीसरा है, मिश्र धारक धातुएं। अब देखिए मिश्र धारक धातुएं क्या है, जैसे निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम, वैनेडियम आदि, ये सब मिश्र धातुएं हैं, ठीक है दोस्तों। और चौथा टॉपिक देखिएगा तापस पदार्थ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तापस पदार्थ, ठीक है दोस्तों, रिफैक्टरी मटेरियल्स। तो अब देखिए ये पदार्थ भट्टी, चूल्हे आदि की भीतरी सतह पर अस्तर लगाने के काम आते हैं ना दोस्तों। जैसे ये वे पदार्थ होते हैं जिन्हें भट्टी हुआ, जैसे कोई भट्टी है तो उसके अंदर लगाने के काम आते हैं, ठीक है दोस्तों, जो ताप सह सकें ना दोस्तों, तो लगाने काम आते हैं। इनमें प्रमुख पदार्थ में क्या है, जैसे दोस्तों ताप सह पदार्थ में सिलिका, एल्यूमिना, अग्निशय मृत्तिका, डोलोमाइट, निस्तापित मैग्नेसाइट। देखिए दोस्तों क्या है, सिलिका है और क्या है, एल्यूमिना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद निस्तापित मैग्नेसाइट, ठीक है दोस्तों, मैग्नेसाइट आदि, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, औद्योगिक वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों उपयोगिता के आधार पर देख लेते हैं। उपयोगिता में तीसरा टॉपिक है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर पहला है निम्न और उच्च ताप धातुएं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, तीसरा में ए पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, निम्न तथा उच्च ताप धातुएं, उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा सी पॉइंट है घिसावरोधी धातुएं, ठीक है दोस्तों। ये सब दोस्तों उपयोगिता के आधार पर हैं। अब देखिए हमें पढ़ना है जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग है पदार्थों के यांत्रिक गुण, ठीक है दोस्तों, पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है मटेरियल्स का, तो हम देखते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और पूछता भी है, ठीक है दोस्तों। अब उसको देख लेते हैं, हमने समझ लिया इसको।
हमने क्या समझा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में समझा, तो जिसमें हम उसको 4 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य वर्गीकरण, औद्योगिक वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर और निर्माण विधि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, हमने सामान्य वर्गीकरण में धात्विक अधात्विक देख लिया, औद्योगिक में हमने हल्की धातुएं, बेयरिंग, एलॉय और मिश्र धारक धातुएं, तापसह पदार्थ हमने देख लिया, उपयोगिता के आधार पर देख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, निर्माण प्रक्रम के आधार पर भी वर्गीकरण है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है पदार्थों के यांत्रिक गुण, उसको हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हमारा नोट्स है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब देखिए दोस्तों, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है, पदार्थों के गुण, और पदार्थों के गुण तो पढ़ना है लेकिन यांत्रिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कि इलास्टिसिटी को, तो अब देखिए दोस्तों, पदार्थों का वह गुण, इसमें डिफिनीसन है दोस्तों। अब डिफिनीसन लिखते समय बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं कि आप सेंटेंस में आप इस तरीके से परिभाषा को डिनोट करेंगे कि पदार्थों का वह गुण, दोस्तों ये पदार्थ का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्था पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसमें इस पर बाह्य बल या भार आरोपित करने पर इसके आकार में परिवर्तन आ जाता है तथा भार को हटा लेने के पश्चात वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा, जैसे कोई आकृति का, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई आकृति किसी भी आकृति का एक पदार्थ है। ठीक है, अब इस पर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए या फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए इसकी आकृति में अगर इस तरीके से लगा रहे हैं हम, यह फोर्स इस तरीके से यह फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको निगलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर से हम इसको बाहर की तरफ लगा रहे हैं फोर्स, तो यह कह रहा है, परिभाषा यही कह रहा है प्रत्यास्था का, कि इस पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसी बल को अगर से हम हटा ले रहे हैं तो यह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इसी गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल है एकदम, कि अगर से अगर से हम किसी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं तो अगर से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और बाह्य बल हटा लेने पर उसकी आकृति में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से माइल्ड स्टील सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीसन, प्लास्टिसिटी, सुघट्यता कहते हैं जिसे। तो इसमें देखिएगा पदार्थ का वह गुण, देखिए दोस्तों हमेशा इसको लिखिएगा दोस्तों, पदार्थ का वह गुण, यह गुण होता है, पदार्थों का एक गुण होता है। ठीक है दोस्तों, सुघट्यता जिसे प्लास्टिसिटी, तो पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी बाह्य बल या भार को आरोपित करने पर अस्थायी विरूपण उत्पन्न होता है। अब यही दोस्तों, अगर से हम इसी आकृति पर अगर हम फोर्स लगा दिए हैं दोस्तों बाहर की तरफ, दोनों तरफ से, तो अगर हम इसको खींच दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक्सपेंड कर दे रहे हैं, अगर खींच दे रहे हैं बाहर की तरफ, और फिर अगर से इसी फोर्स को हटा दे रहे हैं, वह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा है, तो अस्थाई, जिसे ये अस्थाई परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्थाई रूप से विरूपण उत्पन्न हो गया, तो उसी को हम सुघट्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सुघट्यता कहलाता है। अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, डक्टिलिटी, तन्यता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बिना विफलता के एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम किसी आकृति का पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम इस साइड से और इस साइड से, ठीक है, खींच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह बिना विफल हुए, मतलब बिना टूटे हुए, एक खींचे जा रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है बाहर की तरफ, आउटसाइड में। ठीक है दोस्तों, आउटसाइड में एक्सपेंड हो रहा है,
तो इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पतले तार के रूप में खींचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसे खींचा जा सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट्स बना लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फिश न बनिए दोस्तों, आप इसको उन छात्रों तक पहुंचाइए जिन्हें आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वह पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है दोस्तों। तो उन तक कम से कम पहुंचाइए वीडियो, ताकि वो सब पढ़ सके जो कॉलेज प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो कम से कम नोट्स से लिख के पढ़ सकते हैं दोस्तों, और तैयारी भी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट डिफिनीसन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ब्रिटलनेस, भंगुरता जिसे कहते हैं दोस्तों, हिंदी में भंगुरता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है किसी पदार्थ पर बाह्य बल या आघात आरोपित करने पर वह बिना किसी विकृति के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। तो यह पदार्थ का गुण भंगुरता कहलाता है। देखिए दोस्तों क्या है कि अब देखिए यही यह पदार्थ किसी आकृति का पदार्थ है दोस्तों, मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस पर अगर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो यह बिना विरूपित हुए बिना विकृति उत्पन्न हुए यह टूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप दोस्तों, जो कार और में या फिर आप देखेंगे बस में जो कांच लगी होती है साइड में खिड़की में, वो दोस्तों सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भंगुरता ही होता है दोस्तों, उसमें भंगुरता का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, आप कभी नोटिस करिएगा, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वह दोस्तों उसमें चीटिंग नहीं आएगी दोस्तों, वह टूट के एकदम टुकड़ों में एकदम चूर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। तो हमने क्या बताया कि अगर से बाह्य बल अगर इस पर हम आरोपित कर रहे हैं तो बिना विकृति हुए यह टूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, तो जिससे भंगुरता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है, कठोरता। अब देखिए हार्डनेस किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हार्डनेस क्या है, पदार्थ का वह गुण जो खुरचने अथवा काटे जाने का विरोध करता हो, कठोरता कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कोई भी मौखिक भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोटिस करिएगा दोस्तों, पदार्थ का वह गुण जो खुरचने अथवा काटे जाने का विरोध करता है। अब देखिए दोस्तों, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ हुआ। अब देखिए यह किसी चीज़ से बस आप इसे काट रहे हैं या आप इसे खुरुच रहे हैं, तो काट रहे हैं, तो यह इसका विरोध करता है, मतलब कटेगा नहीं। खुरचेंगे तो वह खुरुचपन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि वह पदार्थ का वह गुण जो खुरचने अथवा काटे जाने का विरोध करता हो, कठोरता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन क्या है, टफनेस, चीमड़पन जिसे कहते हैं। तो चीमड़पन क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य आघातों तथा झटकों का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर से यही पदार्थ है दोस्तों, आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जितना भी आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं यह अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए दोस्तों, यह पूरे फोर्स को ये इसमें अपने अंदर समाहित कर ले रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप समझिएगा। अगर से इसमें बाहर से कोई फोर्स दे रहा है, बाहर से फोर्स देना मतलब झटका, मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर से किसी न किसी रूप में फोर्स ही लगना होता है। तो वही बाह्य आघात या झटका लगना जो विरोध करता है दोस्तों, तो वही टफनेस कहलाता है। मतलब कि अगर आप इसको झटका दे रहे हैं फोर्स के रूप में, झटका जो भी लगेंगे फोर्स के ही रूप में लगेंगे, तो अगर से यह सहन कर ले रहा है, इसका विरोध कर रहा है, तो वही जो गुण है पदार्थ का, वही चीमड़पन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है डिफिनीशन क्या है,
नम्यता, जिसे फ्लेरेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, पदार्थ का वह गुण जिसमें उसे किसी वृत्ताकार चाप में मोड़ा जा सकता है, नम्यता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपने इसका मतलब क्या समझा कि कोई अगर से पदार्थ है, देखिएगा दोस्तों, कोई अगर से पदार्थ है, ठीक है, ये बिना विफलता के आप इसे एक वृत्ताकार चाप में मोड़ दे रहे हैं आसानी से, तो यही एक इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को नम्यता कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल एकदम लैंग्वेज में है। क्या है कि जिसे अब वृत्ताकार चाप में मोड़ा जा सकता है, वह पदार्थ का वह गुण नम्यता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। दृढ़ता क्या है, स्टिफनेस, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल या भार के कारण उत्पन्न विक्षेपों का विरोध करता है। दृढ़, दृढ़ मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, अगर से कोई, अब देखिए कोई ज़्यादा वजन की वस्तु है, ठीक है, वह अगर से कहीं स्थिर है तो दृढ़ है। ठीक है, अब दृढ़ है तो उसमें कोई गुण होना चाहिए ना दोस्तों। तो गुण के रूप में क्या है कि वह बाह्य बल, अगर से हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, मतलब यह किसी अन्य जगह पर या इधर उधर खिसके न, तो इसी को दृढ़ कहेंगे ना दोस्तों। मतलब कोई व्यक्ति जहाँ अगर स्थिर अवस्था में और उसे कितना भी बल दें वह स्थिर है। ठीक है दोस्तों, इधर उधर नहीं हो रहा, तो आप समझेंगे क्या है, आप यही समझेंगे ना कि वह दृढ़ है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिए दोस्तों, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक ऑप्शन है बैक का, तो आप पीछे जाइए, रिवर्स जाइए, फिर से वापस आइए, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन क्या है। आघातवर्धनी, मोलेबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, क्या है आघातवर्धनी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह डिफिनीशन पूछता है दोस्तों, 5 नंबर पूछता है, 5 डिफिनीशन दे दे एक नंबर में। और ठीक है दोस्तों, तो आपको 5 नंबर सीधे एक 2 लाइन लिख के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आघातवर्धनी क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर किसी प्लेट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, मोलेबिलिटी क्या है, आघातवर्धनी। अब देखिए कोई पदार्थ है जिसे आप फोर्स कर रहे हैं, वह टूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चूर हो जा रहा है टुकड़ों टुकड़ों में। अब वही वस्तु, वही पदार्थ है, अब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो यह टूट नहीं रहा है। आप देखेंगे लोहा को जब आप पीटेंगे तो वह टूटेगा नहीं दोस्तों, वह धीरे 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 एक्सपैंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं आघातवर्धनी। अब देखिए उसी, अगर से लोहा है, लोहा या फिर जो पदार्थ हो, कि ऐसा पदार्थ हो जो पीटने पर टूटे न और एक वृत्ताकार प्लेट के रूप में परिवर्तित होता रहे, परिवर्तित हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को आघातवर्धनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन। फटीग, इंग्लिश में भी फटीग ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रतिबल किसी पदार्थ पर बार बार आरोपित किया जाता है तो वह पदार्थ इस प्रतिबल को प्रतिरोधित करने में विफल हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को फटीग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर से ये कोई कॉलम हो गया, ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर मान लीजिए कोई बीम है। ठीक है दोस्तों, अब बीम है, अब इस पर बार बार फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई ब्रिज है या फिर पुल है, तो दोस्तों आप गाड़ी हमेशा चलती रहेंगी या फिर जो भी आवागमन अगर से बराबर होता रहेगा तो इस पर फोर्स क्रिएट होगा ना दोस्तों। तो अब ये जो फोर्स क्रिएट होगा तो इन डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे, और जो स्ट्रेस होगा वो ऊपर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कह रहा है कि बार बार इस पर अगर से हम फोर्स डाल रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं,
तो यह एक समय ऐसा आएगा कि वह प्रतिरोधित करने में विफल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, क्रैकिंग आ जाएगी, टूट जाएगा। तो इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को फटीग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आई होप कि आपको समझ आया। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। यदि कोई प्रतिबल किसी पदार्थ पर बार बार आरोपित किया जाता है तो वह पदार्थ इस प्रतिबल को प्रतिरोधित करने में विफल हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को फटीग कहते हैं। मतलब वही दोस्तों कि बीम है, बीम पे बार बार बल आरोपित कर रहे हैं तो धीरे धीरे वह क्या होगा, एक समय जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद वह धीरे धीरे क्या होगा, वह उस फोर्स को सहन करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि वह विफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को आप हमेशा लिखेंगे दोस्तों, पदार्थ के इस गुण को, यह गुण होता है दोस्तों, न कि पदार्थ के इस पदार्थ को। ठीक है दोस्तों, इस पदार्थ को फटीग कहते हैं, ऐसा कोई एक गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ के इस गुण को फटीग कहते हैं। आई होप को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन, क्रीप विसर्पण। यदि किसी भार को, विसर्पण क्या है दोस्तों, यदि किसी भार को किसी पदार्थ पर लंबे समय तक आरोपित किया जाता है तो उसमें समय के साथ साथ विकृति उत्पन्न होने लगती है। पदार्थ का यह गुण विसर्पण कहलाता। अब यही दोस्तों हमने समझाना दोस्तों कि यह बीम है, अगर लंबे समय तक इस पर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यही अगर से लंबे समय तक, अब देखिए हमने ऊपर क्या बताया, फटीग क्या बताया कि हमने धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि विफल हो जा रहा है। और देखिए इसमें क्या है कि विफल नहीं हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या है, क्रैकिंग सिर्फ आ रही है। फिर से देखिएगा, फिगर देखिएगा, फिगर फिर से समझिएगा। फिगर समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए बीम है कोई, ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, लंबे समय तक। इसमें क्या कर रहा है कि लंबे समय तक फोर्स काम कर रहा है। तो अब देखिए फटीग की तरह यह विफल नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या है कि क्रैकिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगी, क्रैकिंग। तो वही क्रैकिंग, पदार्थ की इसी गुण को, जो क्रैकिंग हो गई, इसी गुण को विसर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डिफिनीशन है प्रत्यास्थ इलास्टिक मटेरियल। प्रत्यास्थ पदार्थ वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों नोटिस करिएगा, शब्द पे गौर करिएगा, वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक मटेरियल क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है, वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और देखिए इसी के बाद जस्ट देखिएगा, सुघट्य पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जिसमें सुघट्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात पदार्थ पर बाह्य भार आरोपित करने पर उसके आकार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, मतलब सुघट्य पदार्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाए, ठीक है, सुघट्य पदार्थ जिसमें सुघट्यता की गुण पाया जाए। ठीक है दोस्तों, उसे उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है रिजिड मटेरियल क्या है, वह पदार्थ जिस पर बल या भार आरोपित करने पर उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब रिजिड बॉडी के सेंस में आप क्या समझेंगे कि अगर कोई पदार्थ है, इस पर कितना भी फोर्स लगा रहे हैं, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नगण्य परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आप चाहे जिस तरफ जैसे आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसके आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें नगण्य परिवर्तन हो रहा है, तो जिसे रिजिड बॉडी कहने। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर यहीं तक है दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर में यही है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने देखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो डिफिनीशन है उसको हमने बता दिया है। अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर है साधारण प्रतिबल तथा विकृति, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप उसको जो भी हम पढ़ाएंगे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, 2021 जो सिलेबस आया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर आपको लगे कि कुछ हेल्पफुल है हमारे लिए तो इसको शेयर भी करिए दोस्तों। ठीक है,
चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।